आज इसमें आपको हम इस एप्लीकेशन में एक नया शब्दावली आई है, नई मीनिंग है, उसको देखना है। वो है 11.3 टॉपिक है 11.13। इसका नेम है हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक ये पीरियाडिक फंक्शन से ही संबंधित है। ये हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं, इस पर कभी कभी कोई प्रॉब्लम पूछी गई। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट इसके शब्दों का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। हार्मोनिक शब्द जैसे हारमोनियम से है, तो हारमोनी की मोशन में जो है, वेग मोशन जो है वो पीरियाडिक होती है। तो हम चूँकि यहाँ पर सारे पीरियाडिक फंक्शन का अध्ययन जो है ये लाप्लास ने किया था, तो उसी लाप्लास का नाम लेकर के हम आपको बताने वाले हैं कि विच टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो एनी फंक्शन, इसमें एक छोटी सी परिभाषा है। एनी फंक्शन इसमें बता रहे हैं कि सेटिस्फाइज Laplace equation is called harmonic फंक्शन उनको कहते हैं। अब आपको यहाँ पर लाप्लास वर्ड आ गया, तो लाप्लास का ही इक्वेशन आपको बताना है। लाप्लास ने अपनी इसमें बहुत व्यापक थ्योरी दी हुई है लाप्लास इक्वेशन पर। उसमें से हम डिटेल नहीं कि वो लाप्लास इक्वेशन का क्या कैरेक्टर है, कैसा होता है, वो मैं बता रहा हूँ। कि मान लीजिए u इज इक्वल टू यू एक्स वाई और v इज इक्वल टू बी एक्स वाई, या कोई फंक्शन, एनी टाइप ऑफ फंक्शन f इक्वल टू एफ एक्स वाई अगर पीरियाडिक फंक्शन है, हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि इनकी ज़्यादा रिसर्च जो है वेव पर हुई है, तो वेव नेचर पीरियाडिक होती है, तो इसलिए जो है उनकी अपनी वेव इक्वेशन होता है कि अगर u एक्स वाई का फंक्शन है, v एक्स वाई का फंक्शन है, या एक्स वाई का फंक्शन है, कोई फाई एक्स वाई, एनी टाइप ऑफ फंक्शन विच इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड वाई, देन del to u and del x2 and plus del to u and del y2 ये सदैव जीरो होता है। क्योंकि वैसे भी एनालिटिक फंक्शन में जो CR इक्वेशन होल्ड करता है, उसमें हमने बताया कि u की दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं। तो उनकी ऑर्थोगोनलिटी का कैरेक्टर इसमें होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट x एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ u विद रिस्पेक्ट y। तो उनके रेट ऑफ चेंज, जैसे किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज आप जानते हैं कि टेंजेंट की डायरेक्शन बताते हैं, तो u का ही x और y की दोनों के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज होते हैं, वो अलग अलग कर्व होते हैं, तो उन दूसरे के कंजुगेट होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। इसीलिए उनका इन्होंने सिद्ध किया है कि डबल इंटीग्रल का योग जीरो होता है। उसी तरह del टू बी एंड del x2 एंड del टू बी एंड del y2 आर अगेन जीरो। तो दिस टू टाइप ऑफ दिस फंक्शन इज कॉल्ड लाप्लास इक्वेशन। इस लाप्लास इक्वेशन इज नेचुरली रिलेटेड टू वेव मोशन। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो इसमें बस इतना ही आपको हार्मोनिक फंक्शन की परिभाषा सीखनी है। और ये लाप्लास इक्वेशन है, u एक्स वाई का फंक्शन है, तो u का डबल डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, u का डबल डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में, उनका सम सदैव जीरो होता है। और यह जीरो होना इस बात का प्रमाण है कि यह u जो है हार्मोनिक मोशन करता है। इसको डिटेल थ्योरी यहाँ नहीं बतानी है, बट आपको केवल हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन है जो लाप्लास इक्वेशन को होल्ड करता है। तो इससे रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चन होते हैं। और इसमें एक चीज़ और आपको बताने हैं कि जो ये देख लीजिए कि एफ जेड इज इक्वल टू यू एंड आई वी होता है। इसमें डिटेल देखिए कि u इज फंक्शन ऑफ x एंड y
and plus I into b is function of x and y. So here u and v are separately harmonic. ये अलग अलग हार्मोनिक होंगे क्योंकि लाप्लास का इक्वेशन का पालन करेंगे। और अगर यह u और v CR इक्वेशन का भी पालन करते हैं तो इनको हार्मोनिक कंजुगेट भी कहते हैं, क्योंकि u और v जो है दोनों कंजुगेट फंक्शन होते हैं। ये पहले भी बताया गया है बुक में, आपको इस समय कम समय होगा, कम पढ़ेंगे, इसलिए मेरे वीडियो से ही आप याद कर लीजिए। तो u और v, इफ एफजेड इज एनालिटिक देन u and v are harmonic conjugate function and they follow separately the Laplace equation. For that reason they will be harmonic function. तो केवल आपको परिभाषा यहाँ सीखनी है और आपको हम यहाँ पर एक नई चीज़ ये बताने वाले हैं, उसी को बताने के लिए टॉपिक हमने लिया है कि एक इसको अलग टॉपिक में दे रहे हैं, एक नया टॉपिक इसमें, मेथड टू फाइंड द कंजुगेट फंक्शन। मेथड टू फाइंड द कंजुगेट फंक्शन। यहाँ कंजुगेट फंक्शन का अर्थ आप केवल ये लेंगे कि अगर एफ जेड यह एनालिटिक है u एक्स वाई एंड प्लस आई इंटू बी एक्स वाई, ये अगर एफ जेड एनालिटिक है तो u भी उस रीजन में एनालिटिक होगा और यह u और b अलग अलग लाप्लास के नियम का पालन करेगा और साथ साथ u को b का हार्मोनिक कंजुगेट कहते हैं और होता भी है, और b जो है u का हार्मोनिक कंजुगेट होता है। तो हम आपको यहाँ पर हार्मोनिक कंजुगेट से संबंधित एक तथ्य इसमें है कि अगर मान लीजिए किसी एनालिटिक फंक्शन का केवल u इक्वल टू u एक्स वाई इज गिवन, u एक्स वाई ही गिवन है, इज गिवन, इफ u इक्वल टू u एक्स वाई इज गिवन देन यूजिंग conjugate property you can find vxy easily। आप जो है इसको vxy आप प्राप्त करेंगे। कैसे करते वही हमको सिखाना, इस पर एक क्वेश्चन आता है कि इसको u और v दोनों हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं, ये भी सही बात है, और u भी अलग अलग लाप्लास इक्वेशन का पालन करेंगे तो हार्मोनिक होंगे। हार्मोनिक सिद्ध होने के लिए आपको u का डबल डिफरेंशिएशन करिए, उसको जोड़िए, एक बार x के एक बार y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, b को 2 टाइम डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, 2 टाइम y के जोड़िए, 0 होगा। अगर ऐसा होता है तो हार्मोनिक होगा। लेकिन अगर u और v लाप्लास के इक्वेशन के रूल का पालन करता है एंड साथ साथ वो CR इक्वेशन का भी पालन करता है, तब वो हार्मोनिक कंजुगेट होता है। तो हार्मोनिक कंजुगेट होने के लिए जैसे इसी एफजेड में मान लीजिए हमको ये सिद्ध करना है कि यह हार्मोनिक है, तो हमको del 2u एंड del x2 del 2u del y2 का योग 0 बार निकालेंगे, वो ऐड करने से 0 आ जाएगा, तब आप कहेंगे कि ये हार्मोनिक है, क्योंकि लाप्लास इक्वेशन को होल्ड करता है। यही रूल p के लिए भी लगेगा। इस पर कई प्रॉब्लम्स हैं, हम शार्ट में बहुत डिटेल नहीं जाना चाहते क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। जो हमारे तत्काल एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं उसी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वैसे b के लिए x के रिस्पेक्ट में y के डबल डिफरेंशिएट करके जोड़ेंगे तो भी 0 अगर आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी हार्मोनिक है। और यही और भी अलग अलग तो हार्मोनिक हो गए क्योंकि लाप्लास के इक्वेशन का पालन कर रहे हैं। लेकिन यह क्या कंजुगेट हार्मोनिक तब होगा जब इसका पालन करते हुए यह CR इक्वेशन का भी पालन करेगा, माने del u del x will be equal to del v del y and del u del y should be equal to minus del v del x। तो इसको भी बराबर अगर आप हो जाएगा तब u और v हार्मोनिक कंजुगेट होंगे। तो हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन अगर हैं एफजेड एनालिटिक हो और u भी हार्मोनिक कंजुगेट है, तो उस दशा में अगर u दिया है
तो हम v निकाल सकते हैं, और v दिया है तो u निकाल सकते हैं। दोनों का मिलना जरूरी। इसके बारे में व्यापक थ्योरी आगे पढ़ानी है, मिलने थॉमस रूल, और हम चूँकि उसी पर मैं पहुँचना चाहता हूँ जल्दी, लेकिन इसमें हम केवल आपको फिलहाल एक दो क्वेश्चन छोटा बता करके शो करना चाहते हैं कि हार्मोनिक कंजुगेट की प्रॉपर्टी है, कैसे करते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं कंसीडर करता हूँ, और उस क्वेश्चन के आधार पर हम आपको ये बताने वाले हैं, नाउ हियर यू विल लर्न दैट हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ v व्हेन ओनली u इज गिवन, और हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन ओनली v इज गिवन। तो आइए हम एक क्वेश्चन लेकर के इसको सैद्धांतिक रूप से भी बताया जा सकता है। इसमें सिद्धांतों में अगर सीखना चाहेंगे तो एक बहुत कंक्रीट तरीका है, 1 मिनट आप उसको सुन लीजिए, हो सकता है उसी से सारी बात याद आ जाए। मान लीजिए मेरे पास एफजेड एक एनालिटिक फंक्शन है, जरा ध्यान से सुनिए। ये एफजेड एनालिटिक है, ये एफजेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड आई बी एक्स वाई है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बट ओनली यू इक्वल टू यू एक्स वाई इज नोन। केवल यू एक्स वाई आपको पता है। तो देन क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एफजेड, एफजेड की प्राप्ति कीजिए। तो एफजेड पाने के लिए बी एक्स वाई का जानना जरूरी है, बट यू एक्स वाई इज नोन, देन फाइंड एफजेड, ऐसा बोल सकते हैं। या क्वेश्चन में बोल सकते हैं देन द फाइंड इमेजिनरी पार्ट फंक्शन, ऐसा भी क्वेश्चन में बोल सकते हैं। तो एफजेड प्राप्त करने के लिए कहेंगे तो आपको इसमें u प्लस आई पी का होना जरूरी है, तो b इसका मतलब निकालना है। या क्वेश्चन में ऐसा कह देंगे, या कह देंगे कि इमेजिनरी पार्ट फंक्शन निकालिए, तो भी आपको भी निकालना है। तो इन दशाओं में आपको क्या करना है वो जरा देखिए। तो आपको ये करना है कि जैसे मान लीजिए जो फंक्शन आपको निकालना है, हियर यू हैव फाइंड b, तो आपको जो b एक्स वाई है इसको ले लीजिए, लेट b एक्स वाई इज इक्वल टू c2 मान लीजिए, क्योंकि हमने पहले भी बताया है कि b एक्स वाई एंड u एक्स वाई एंड b एक्स वाई बोथ आर ये सेपरेट फंक्शन ऑफ x एंड y, and they represented the family of curves separately, और they are orthogonal। इसमें एक क्वेश्चन ऑर्थोगोनल भी होता है। जैसे मान लीजिए एक्स वाई प्लेन पर आप अगर मान लीजिए यह फंक्शन यू एक्स वाई का कर्व बनाए, तो एक दूसरा फंक्शन जो बी एक्स वाई का होगा वह दोनों एक दूसरे के लंब कोणीय गमन करते हैं, माने इसकी स्पर्श रेखा और इसकी स्पर्श रेखा के बीच में हर समय 90 डिग्री का एंगल होता है। इस पे एक कोण, इसीलिए इनको ऑर्थोगोनल भी कहते हैं। तो ये आपको समझ लेना है। तो हम यहाँ पर इसकी मैथमेटिकल प्रॉपर्टी आपको बताने चल रहे हैं कि एफजेड चूँकि कंप्लीट ये तब होता है जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फंक्शन मौजूद हो, लेकिन क्वेश्चन में आगे आपको केवल अगर रियल पार्ट फंक्शन दिया है और कह रहे हैं कि एफजेड निकालिए, एफजेड लिखिए, प्राप्त करिए, तो उसमें ज़रूरी होगा कि b फंक्शन निकले। तो उसके लिए कल्पना करके आप लेट b एक्स वाई इक्वल टू c2 एक कांस्टेंट मान लीजिए, और देन राइट द टोटल डिफरेंशियल ऑफ दिस इक्वेशन। इसका टोटल डिफरेंशियल लिखेंगे, नॉट डिफरेंशियल कोफिशिएंट। टोटल डिफरेंशियल हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है कि dv विल बी इक्वल टू डेल b डेल x एंड dx एंड डेल v डेल y एंड dy लिख देंगे। ये देखिए ध्यान से, हमें जिस फंक्शन को प्राप्त करना है उसका टोटल काल्पनिक सैद्धांतिक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे, और इसको आप मान लीजिए 2। और फिर नेक्स्ट अगेन आप देखिए कि इट इज गिवन हियर द रियल पार्ट फंक्शन u इज गिवन, तो u आपको दिया गया होगा, u इक्वल टू लेट u एक्स वाई इज इक्वल टू c1, ये तो गिवन है। तो अगर ये गिवन है तो इसका डेल u डेल x आप निकालिए, और डेल u डेल y आप निकालेंगे, निकल ही आएगा बड़े आराम से। तो
दोनों बातें निकल आएंगी, तो हम इस डेल बी डेल एक्स और डेल बी डेल वाई की वैल्यू CR इक्वेशन के आधार पर इस नॉन फंक्शन u के पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट के इक्विवेलेंट लिखेंगे। कैसे? हमने ये गिवन है कि इसका हमने डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई निकाला, और आप जानते हैं बाई CR इक्वेशन यू नो दैट डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल बी डेल वाई होता है, और डेल यू डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी डेल एक्स होता है, ये होता है। तो इनकी वैल्यू को आप यहाँ लिखिए। जैसे देखिए डेल बी डेल एक्स है, तो यहाँ पर माइनस का गुणा कर दीजिए तो माइनस होगा, प्लस हो जाएगा। और डेल बी डेल वाई यहाँ है, तो इसको डेल यू डेल एक्स और डेल यू डेल वाई के रूप में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि उनकी वैल्यू हमें पता है। तो नाउ यू हैव टू राइट डेल वैल्यू ऑफ डेल बी डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू डेल वाई एंड डी एक्स, और डेल बी डेल वाई की वैल्यू लिखना है डेल यू डेल एक्स एंड डी वाई। यहाँ आप ध्यान से इसको देखिए। अब बिकॉज द वैल्यू ऑफ डेल यू डेल वाई एंड डेल यू डेल एक्स इज नोन, बिकॉज फंक्शन यू इज गिवन दिया होगा, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सेपरेटली यू विल गेट डेल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू डेल वाई एंड डी एक्स एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल यू डेल एक्स एंड डी वाई। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ b हो जाएगा, तो b की वैल्यू यहाँ इंटीग्रेट करेंगे और एक c जोड़ देंगे, तो b की वैल्यू इस सिद्धांतिक रूल से निकल आती है। इसी को हमें आपको एक एग्जांपल लेकर के बताना है। इसी तरह मान लीजिए अगर b गिवन है तो आप u को मान लेंगे, u के द्वारा टोटल डिफरेंशियल लिखेंगे, फिर CR इक्वेशन जो नॉन है उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करके CR इक्वेशन के आधार पर अननोन में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। बस इसमें यही नियम है, मेथड टू फाइंड द कंजुगेट फंक्शन। तो मान लीजिए u का b कंजुगेट है, b का u कंजुगेट है, तो u इज गिवन, तो यू हैव टू फाइंड हियर द कंजुगेट ऑफ u दैट इज b। तो हमने b को u का कंजुगेट माना है और इसका टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे, एंड बाय CR इक्वेशन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल u डेल x एंड डेल v डेल y, और इसके बाद डेल यू डेल एक्स इक्वल टू डेल बी डेल वाई के रूप में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो हमें डेल इनकी नॉन होती है तो इसका इंटीग्रेट करते हैं तो वैल्यू निकल आती है। आइए इसी बात की एग्जांपल लेकर बताते हैं। वेरी क्लियर क्वेश्चन है, एग्जांपल 26। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स वाई एंड प्लस आई बी एक्स वाई, और फिर कह रहे हैं कि बी एन एनालिटिक फंक्शन, लेट दिस बी एन एनालिटिक फंक्शन। ये तो अपनी बात बता रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि इफ एफ जेड नो इफ u इज इक्वल टू 3x माइनस 2xy, ये गिवन है, देन फाइंड b। आगे कह रहे हैं कि देन फाइंड bxy, इसकी वैल्यू निकालिए एंड एक्सप्रेस एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड, और भी कह रहे हैं एंड एक्सप्रेस माने इसको लिखना है, प्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस एफ जेड in term of z, not ux, u and v, u और v के टर्म में नहीं, z के टर्म में रिप्रेजेंट करना। तो आइए सब बातें काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इससे सारी चीज़ें सीख लेंगे। अब जैसे इन्होंने कहा कि इफ दिस इज दैट बी एनालिटिक फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि लेट u इज इक्वल टू दिस एंड देन फाइंड द कंजुगेट ऑफ दिस, तब भी यही सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन दे रहे हैं कि real part of any analytic function u is this and then find the conjugate function का हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ u, तब भी वही करते हैं। सारे शब्द एक ही हैं, इसमें शब्दों के चक्कर में मत पड़ना है या उन्हें सीख ही लेना है।
कि ये जो है u दिया है तो b उसका हार्मोनिक नाम ले तो भी वही निकालना है, ना ले तो भी वही निकालना है, क्योंकि u भी हार्मोनिक कंजुगेट होते ही हैं अगर FZ एनालिटिक है तो इसलिए एक ही सारे सब क्वेश्चन में बार बार शब्दावली बदलेंगे तो आपको सबका मतलब एक ही समझना है। यहाँ पर लेट दे दिए हैं कि लेट F इक्वल टू दिस, तो हम सब जानते हैं कि FZ बराबर रियल इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको देने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनके क्वेश्चन का शब्द है इसलिए आप इसको देखिए। बी एन एनालिटिक फंक्शन, केवल मुख्य शब्द इसमें एनालिटिक है। एनालिटिक फंक्शन इफ u इक्वल टू दिस देन फाइंड b एक्स वाई एंड एक्सप्रेस FZ। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक्सप्रेस FZ या FX को एक्सप्रेस कीजिए, माने रिप्रेजेंट कीजिए, व्यक्त कीजिए, या इसकी जगह कह सकते हैं फाइंड भी तो इन्होंने पहले ही कहा है। तो FZ इन टर्म ऑफ Z, अगर एक Z के रूप में ना कहते तो U के रूप में हम रिप्रेजेंट करते थे, सब मतलब है। आइए हम पॉइंट पर आते हैं सलूशन। तो सलूशन में हियर U इज गिवन, हियर u is equal to uxy is equal to 3x minus 2xy, ये आपको मिला हुआ है, इसको एक इक्वेशन बना लीजिए। तो हमें निकालना क्या है v, तो देन यहाँ लिखना है लेट v इक्वल टू bxy इज इक्वल टू c या c1, जो भी मान लीजिए, उसको कोई जरूरत नहीं है। हम जनरली u के लिए c1 कांस्टेंट लेते हैं और b के लिए c2 लेते हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो यह इक्वेशन 1 है, इक्वेशन A2 मान लीजिए। एंड फाइंड द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 2, ऐसा लिखना है। देन लेट टोटल डिफरेंशियल ऑफ v इज dv इक्वल टू del v del x एंड dx एंड del v del y एंड dy। ये हो गया, इतना आप इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए। नाउ यहाँ बगल में लिखिए कि u इज इक्वल टू 3x माइनस 2xy, ये आपको मिला हुआ है, गिवन है। अब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका मुख्य बात यही सब समझ लेंगे। तो आइए हम इसको दिखाते हैं। अब नाउ यू हैव टू फाइंड del u del x, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 3 माइनस 2y, क्योंकि x का 1 और इस x का 1 तो 2y बचेगा। एंड del u del y, अब ये तो x के रेस्पेक्ट में हो गया, y के रेस्पेक्ट में करिए तो यहाँ ये 0 हो जाएगा, यहाँ y का 1 हो जाएगा, माइनस 2x बचेगा। ये हो गया del u del x। तो जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो हमारे बुक में सॉल्व है, तो ऐसा आप लिख लेंगे। अब हमें आवश्यकता है, वी हैव टू नीड द वैल्यू ऑफ del v del x एंड del v del y। अगर ये पता होता तो हम इसको बोथ साइड इंटीग्रेट करके b की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे निकालना है जो कि ये दिया गया पार्ट है u, उसके द्वारा। तो यहाँ पर तो del v del u del x है, क्योंकि u फंक्शन दिया है, u का x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं। अब इसे कन्वर्ट करना है बाई CR इक्वेशन in the form of differentiation of v with respect to x and v with respect to y। तो आप जानते हैं by CR equation del u del x is equal to del v del y होता है। तो del u del x इक्वल टू del v del y इज इक्वल टू 3x माइनस 2x नो, तो ऊपर को मैंने लिख दिया 3 माइनस 2y है। अब यहाँ पर देखिए del v del y की वैल्यू है तो मुझे मिल गई। और फिर देखिए del u del y इज इक्वल टू माइनस del v del x होता है। अब हमें del v del x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ माइनस del u del y, ये है माइनस 2x, del u del y इक्वल टू माइनस 2x, इसका मतलब माइनस del v del x इक्वल टू दैट, और दिस विल इम्प्लाई दैट del v del x इज इक्वल टू ओनली 2x। तो हमें देखिए अब सारी वैल्यू मिल गई। तो del v del x की वैल्यू आप 2x लिख दीजिए यहाँ पर, 2x dx, एंड del v del y की वैल्यू ये है
प्लस 3 माइनस 2y एंड dy एंड हियर इज dv। वेरी इजी। आप इसको इंटीग्रेट बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 3, इसका आप बोथ साइड इंटीग्रल करेंगे। अलग अलग टर्म का उनके रिस्पेक्टिव वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेट इक्वेशन 3 बोथ साइड। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कि विद रिस्पेक्ट x एंड विद रिस्पेक्ट y। आप देखिए नीचे कर ले, दिख रहा है? अब मुझे ध्यान आ कहीं ऐसे करने से ना दिख रहा। तो यहाँ पर आप इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेशन साइन लगा दीजिए। एक लाइन में और लिखता हूँ, या इसी में कर देते हैं, बातें की होंगी। इसे इंटीग्रेशन ऐसे करना है और एक c और जोड़ देना है ऐसे। तो इसका dv का इंटीग्रेशन d हो जाएगा। और यहाँ देखिए x का x के रेस्पेक्ट में 2 इंटू एक्स पावर 2/2 एंड प्लस यहाँ पर जो कांस्टेंट है यहाँ y है, y के रेस्पेक्ट में करना है तो 3y एंड माइनस 2y पावर 2/2 एंड प्लस c। तो 2 रिजेक्ट हो जाएगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, बच गया x स्क्वायर एंड प्लस 3y एंड माइनस y स्क्वायर एंड प्लस c। दिस इज b। हमको मिल गया है b की वैल्यू। तो d x स्क्वायर प्लस 3y माइनस y स्क्वायर प्लस c। नाउ b इज नोन। तो हमें इनको दिया ही गया है और b मिल गया। तो नाउ यू हैव टू राइट, कह रहे हैं कि फाइंड bxy यही है और एंड एक्सप्रेस fz इन टर्म ऑफ z। तो fz को पहले हम fz लिखें तो सही, वो आगे देखते हैं कैसे उसको z के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए, हमको b लिखा हुआ है, u की वैल्यू पहले से गिवन है, b हमने निकाल लिया है। अब fz लिखते हैं। तो नाउ यू नो दैट fz इज इक्वल टू u xy and plus I vxy। If fz is analytic then this can written in this format। तो u is given, तो आप u की वैल्यू ये है 3x माइनस 2xy एंड प्लस i और b की वैल्यू इसको लिख दीजिए इन ब्रैकेट x पावर 2 एंड 3y माइनस y स्क्वायर प्लस 6 ऐसे। तो ये है fz। अब तो fz का एक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि z के फॉर्म में लिखिए। तो z के फॉर्म में लिखने पर कभी कभी थोड़ी मुश्किल आती है, उसको हमें रीअरेंज करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे जरा देखिए। इसमें हम जो है सबका अलग गुणा कर दें तो हो जाएगा i(x) स्क्वायर एंड प्लस 3iy एंड माइनस i इंटू y पावर 2 एंड प्लस i इंटू 6। और इधर का देखिए 3x माइनस 2xy। तो ये 2xy है और एक इसमें देखिए जो है ये 3x। इसको हमें ऐसा रीअरेंज करना होता है कि इसमें हम कुछ कॉमन कर सकें और उनको x प्लस iy के टर्म में हम उसे ब्रीफ कर सकें, शॉर्टन कर सकें। तो इसी चीज़ को इन्होंने बुक में लिख करके दिखाया है कि जैसे कि ये सब चीज़ें ये पहले से इसमें वर्णन है। एक यहाँ देखिए जो आई के साथ इतना सब है और हमें जो बुक में इन्होंने इंस्टॉल करके लिखा है, एक है i(x) स्क्वायर, ऐसे करना है i(x) स्क्वायर। और एक फिर देखिए इन्होंने लास्ट में लिखा है माइनस i(y) स्क्वायर। इसको हमने कलेक्ट किया, इसको कलेक्ट किया। और अब इसके साथ अगर हमें ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर टाइप का बनाना है तो हमें एक टर्म ऐसा चाहिए जिसमें xy। तो इसके बगल में हम ले लेते हैं इसको माइनस 2xy। अब 3 टर्म मैंने ले लिया, एक इसको। अब जो बचे उसको बगल लिख दीजिए। तो नीचे ये है 3x और प्लस 3iy। इनको ज़रा ध्यान से देखिए और IC को अलग से है उसको रंग दीजिए। अब आप सारी माजरा पूरा समझ जाएंगे। अब इसमें i कॉमन कर लीजिए। अगर i कॉमन करते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और माइनस 2xy। तो i कॉमन लेने का मतलब हो गया बटा i डिवाइडेड बाई i। एंड इसमें 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस iy बच गया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि यह z है और प्लस i इंटू सी। तो जैसे c इज कांस्टेंट देन i इंटू सी इज न्यू कांस्टेंट।
अब यहाँ पर नीचे आई है तो इसमें ध्यान से देखिए, ऊपर नीचे हम आई का गुणा कर दें तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। जैसे यहाँ माइनस लिखेंगे, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस बन जाएगा, ये प्लस, ऐसे इसको ध्यान से देखिए। और जब इसको प्लस बना देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, ध्यान से आपको ये कंसंट्रेट होकर सोचना है, x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर है, क्योंकि x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 एंड इंटू 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड टर्म, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई ये है, और ये है प्लस 3 इंटू एक्स प्लस आई वाई इंटू आई सी, तो ये दोनों जेड में देखिए आ गया आई इंटू जेड स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू जेड एंड प्लस आई सी, ये है एफ जेड इन द फॉर्म ऑफ जेड। तो जेड के फॉर्म में ये चीज़ें ऐसे रीअरेंज कर रही हैं, वो आपके दिमाग पर निर्भर करेगा, इंटेलेक्ट पर मैनिपुलेशन करके आपको ऐसे करना होता है जब अगर ऐसा ही कहते हैं तो। बट मेन चीज़ है हार्मोनिक। अगर इसमें एक ये भी पूछ सकते थे कि सो दैट यू इक्वल टू दिस इज हार्मोनिक आर नॉट, तो हार्मोनिक अगर इसको शो करना हो तो आपको del 2u एंड del x2 निकालेंगे और del 2u एंड del y2 निकाल कर ऐड करेंगे। अगर वो 0 आ जाए तो ये इसका मतलब हार्मोनिक है। अगर b को भी हार्मोनिक प्रूफ करना है तो उसके लिए भी वही बात है, और u भी एक दूसरे के हार्मोनिक कंजुगेट होते हैं, तो u दिया है तो b निकालेंगे, b दिया है तो u निकालेंगे। जिसका नहीं दिया रहता उसका टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखते हैं, और दिए रहने वाले का उसका del u del x del u del y रख कर तो उसमें रीअरेंज करते, इस तरह ये निकलता है। तो इसमें कितना टाइम लगा? तो आज के टॉपिक में केवल मैं ये बता रहा था कि हार्मोनिक कंजुगेट और अगर u दिया है तो v कैसे निकालेंगे, मीन्स वन पार्ट दिए रहने से टोटल एफ को कैसे कवर करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, और लाप्लास इक्वेशन क्या होता है, और लाप्लास इक्वेशन से हार्मोनिक फंक्शन से क्या रिलेशन है। हार्मोनिक शब्द ही पीरियाडिक है, और लाप्लास ने वेव नेचर पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर ही उनका सारा रिसर्च है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सारे रिसर्च में अगर कोई u जो है एक्स वाई का फंक्शन है तो वेरिएबल का, तो उसके लिए अगर वो हार्मोनिक है तो ये सदैव का रूल लागू होता है। तो चूँकि एफ जेड का u और y, u और v आल्सो ये पीरियाडिक फंक्शन है अगर, तो ये u और y पार्ट भी हार्मोनिक होते हैं, क्योंकि वो लाप्लास के नियम का पालन करते हैं, और साथ साथ एक नियम का और पालन करते हैं कि ये CR इक्वेशन के नियम का भी पालन करते हैं। जबकि लाप्लास थ्योरी में ये कोई नहीं जरूरी था कि उसमें दो अननोन डिपेंडेंट वेरिएबल होते हों, उसमें एक ही होता है, तो अलग से ही वो हार्मोनिक होने की वजह से वो इसका पालन करता है। लेकिन इसमें एनालिटिक फंक्शन में दोनों पालन करते हैं, u और v बोथ, और फॉर दैट रीजन दे आर कंजुगेट हार्मोनिक, क्योंकि एक दूसरे के इस तरह का हार्मोनिक होंगे, वो आपके इलेक्ट्रिक मास्टर आपको बताएंगे। इसका मतलब ये है कि चूँकि हमारा मैथमेटिक्स का वो है, इसमें अगर कोई फंक्शन इस तरह का है, एक ये है x, ये है y, और मान लीजिए एक वेव नेचर कोई ऐसी है जो x के रेस्पेक्ट में इन OX डायरेक्शन अगर मोशन कर रही है, OX डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू प्लेन, और तो दूसरी जो मोशन y की दिशा में होगी उसका जो फेज होगा वह फर्स्ट फेज के जस्ट परपेंडिकुलर होगा। अगर मान लीजिए दोनों एक ही लाइन में दिखाएं तो इसका एक तो इस तरह का है तो इसमें ये इस तरह का होगा, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ दिखाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, माने एक की मोशन ऐसे ऐसे, दूसरे की ऐसे ऐसे हो, परपेंडिकुलर होते, कंजुगेट होते हैं। अगर वो फंक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिप्रेजेंटेशन अगर एनालिटिक है और अगर वो इस तरह का है, तो यहाँ पर हम आपको अपनी बात बता रहे हैं, तो आपके इलेक्ट्रिक मास्टर लोग बताएंगे, और हमारे पास डिटेल टाइम है नहीं, इसलिए उस पर हम उतना ही ज़्यादा जाएंगे। और आज का वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलने थॉमस की विधियाँ बताता है।